अर्थात जनता आखिरी व्यक्ति के बीच की एक महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है वो कार्यकर्ता होते हैं। नेतृत्व टॉप पर होता है और जनता गांव क्षेत्र में बूथ स्तर पर निवास करती है। एक बहुत बड़ा गैप है नेतृत्व और जनता के बीच में, एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप की भरपाई के लिए कार्यकर्ता एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, एक प्रेस बनने का काम करते हैं। तो वो एक्टिविस्ट, वो जो कार्यकर्ता है, वो केवल बहुजन मुक्ति पार्टी में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी संगठन हैं, कोई भी पार्टी हो, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी होने की वजह से उसका एक बड़ा रोल होता है दोस्तों। क्योंकि सेंट्रल में जो डिसीजन ले रहे हैं, जो मकसद, क्योंकि संगठन, जो पार्टी कोई भी अगर बनता है तो वो एक साधन के रूप में होता है, वो साध्य नहीं होता है, वो साधन के रूप में काम करता है। बहुजन मुक्ति पार्टी साध्य नहीं है, एक साधन है। ये साधन का निर्माण क्यों हुआ? साध्य पूर्ति के लिए। साध्य क्या है? व्यवस्था परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज। इस देश की सड़ी गली व्यवस्था में हम सुधार करना नहीं चाहते हैं, बल्कि इस व्यवस्था को पलटना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन की ये लड़ाई है। शायद आपके मन में हर चुनाव में एक ये सवाल आता है, ये प्रश्न आता है कि हम सांसद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, फिर सरकार बनाएंगे, और जब वो ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई देता है आपको, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा डर सा लगने लगता है कि अभी पता नहीं कितना समय और लगने वाला है। हतोत्साहित होते हैं हमारे कार्यकर्ता। एक बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, तो आप लोग केवल मात्र सांसद या विधायक बनने की सोच रखते हैं, तो शायद आप लोग गलत हैं। क्योंकि हमारा मकसद केवल मात्र सांसद या विधायक बनना नहीं है। हमारा मकसद इस देश की व्यवस्था को बदलना है, शासन करती जमात बनना है। अगर कांग्रेस पार्टी ने केवल सांसद और विधायक बनने का ही लक्ष्य रखा होता तो अंग्रेज लोग भारत के शासक बने रहते और कांग्रेस चलाने वाले लोग उनकी झूठन ही खाते रहते। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस नाम के, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर स्थापना हुई। और वो स्थापना किन लोगों ने किया? क्या किसी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने किया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने किया, पिछड़ी जात के लोगों ने किया, या मुसलमानों ने किया, या क्रिश्चियन लोगों ने किया? किसी ने भी नहीं किया इनमें से, बल्कि 3.5% जाति के डीएनए के अनुसार उन विदेशी लोगों ने किया जो हजारों साल से देश की
व्यवस्था पर कब्जा करके कुंडली मार के बैठे हुए थे, अपनी संस्कृति हमारे देश के मूल्यवासियों के ऊपर में जबरदस्ती थोपने का जो काम कर रहे थे, उनकी संस्कृति, उनकी व्यवस्था में अंग्रेज लोगों ने जब हस्तक्षेप किया, वो हस्तक्षेप करने के बाद में अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था कायम किया, अपना शासन, अपना प्रशासन स्थापित किया और शासक जातियों को अपना गुलाम बनाया, जो हजारों साल से हमारे ऊपर में शासन कर रहे थे। वर्ण व्यवस्था के रूप में उनके ऊपर में नियंत्रण करने का काम अंग्रेज लोगों ने किया और इतना नियंत्रण किया, केवल राजनीतिक रूप से नियंत्रण ही नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन शासन करते जो शासक जाति के लोग, जो विदेशी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, उनकी संस्कृति में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। ये बात उनको नाक मार गुजरी। इस बात को लेकर के उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि अंग्रेज लोग केवल शासन ही करते रहते हैं, प्रशासन हमारे नियंत्रण में रहता तब तक भी ठीक था, मगर इन्होंने हमारी संस्कृति के अंदर में भी हस्तक्षेप कुछ करना शुरू कर दिया। ये अभी बर्दाश्त के बाहर है। और वो कैसे अब किया? क्योंकि पहली बार अंग्रेज लोगों ने इंडियन पिनल कोड के तहत नंद कुमार देव नाम के एक ब्राह्मण जाति के व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में फांसी लगाई थी। शायद 1860 या 65 की बात है, वो मुझे कंफर्म नहीं है अभी। जैसे ही उसको फांसी लगाई तो उस स्थिति में उनको लगा कि अब तो हमारा बहुत ज्यादा, ये केवल शासन ही करते रहते तब तक भी ठीक था, अगर इन लोगों ने अब तो ज्यादा ही हो गया। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उसमें स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो सबसे ऊंचे स्थान पर है, वो कितना भी बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, चरित्रहीन हो, नालायक हो, निकम्मा हो, नकारा हो, मगर उसको दंड देने का अधिकार नहीं है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है उनके। लेकिन अंग्रेजों में तो दंड देना तो दूर की बात है, डायरेक्ट फांसी पर लटका दिया। इसके लिए उन्होंने संगठन बनाया। 90 लोगों ने मिलकर, उस समय के जो लर्नर, जो बुद्धिजीवी लोग थे, ऐसे 90 लोगों ने उस वक्त में अंदरूनी सारे देशव्यापी स्तर पर अभियान चला करके और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक संगठन का निर्माण किया। संगठन बनाने के बाद में इतना डरे हुए थे, इतना भयभीत थे वो लोग, संगठन बना रहे थे मगर नेतृत्व करने के लिए खुद तैयार नहीं थे। क्योंकि कल को फिर अगर फांसी में लटकने की बात आई तो शासन तो अंग्रेजों का है, फिर लटका देंगे हमको, लीडरशिप नहीं करेंगे। नेतृत्व करने के लिए एक रिटायर्ड आईसीएस अफसर को, अंग्रेज को ही उन्होंने सामने लाया, एओ ह्यूम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला प्रेसिडेंट बनाया, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, तिलक, आगरकर, गोखले, ऐसे 90 लोगों ने, लर्नर्ड लोगों ने मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नहीं बने, बनाया एओ ह्यूम को। और न केवल एओ ह्यूम को बनाया, बल्कि कांग्रेस की हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो कम से कम 4-5 राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेजों को ही बनाते रहे, धीरे धीरे अपना जो है ताकत बढ़ाते रहे, उनको समझाने का काम करते रहे। आप भी विदेशी हो, हम भी विदेशी है, विदेशी भाई भाई।
आप हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो भाई? हम मिलकर के शासन करते हैं। जैसे मुगलों के साथ में हमने मिल के शासन किया, 650 साल तक भारत की प्रजा को गुलाम बना के रखा, कोई भी आजादी का रेजोल्यूशन पास नहीं किया हम लोगों ने। अगर आप लोग भी हम प्रशासन में हम लोगों को हिस्सेदारी देते हो तो आप मालिक बने रहो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यही था बाल गंगाधर तिलक का स्वराज, जिसके बारे में आप लोगों को, बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ऐसा किताबों में पढ़ते हैं ना। बाल गंगाधर तिलक कहता है, जब पूछा तुम्हारे स्वराज्य का क्या मतलब है, बोले कि स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। तो क्या अर्थ है? स्वराज्य का यह अर्थ है अंग्रेज लोग भारत में हुक्मरान रहे मगर प्रशासन हमारे नियंत्रण में रहे, हम मिलजुल के भारत के मूल निवासियों को, SC ST के OBC के लोगों के ऊपर में राज करते हैं। ये था उनका मकसद। सत्ता में केवल हस्तक्षेप करने का नहीं था, व्यवस्था बदलने का। उन्हीं का साथ लेकर के दुश्मनों ने और उन्हीं को खदेड़ने के लिए हमारे भोले संकल लोगों को, SC ST OBC के लोगों को बाद में पहचान मिली ना संवैधानिक रूप से। आज जो SC के नाम पर, ST के नाम पर, OBC के नाम पर, कन्वर्टेड माइनॉरिटी के नाम पर, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, जैन, लिंगायत, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन मिला। उसके पहले तो वर्ण व्यवस्था कायम थी, शूद्र और अतिशूद्र के नाम पर हमारी पहचान थी। गोविंद रानाडे जो है वो ज्योतिबा फुले साहब के पास जाते हैं कि ये जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसमें शामिल हो जाओ, अंग्रेजों को भगाते हैं, उसके बाद हम आपस में देख लेंगे। ज्योतिबा फुले ने कहा नहीं, तुम्हारे आंदोलन से मेरा क्या लेना देना है, मेरे समाज का क्या लेना देना है, मैं तुम्हारे इस आंदोलन में शामिल होने वाला नहीं हूं। ज्योतिबा फुले कम पढ़े लिखे थे, 7वीं पास थे, मगर समाज के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क थे। इसी तरीके से उस समय तिलक साहू महाराज जी के पास जाते हैं, कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है शामिल हो जाओ। तो साहू महाराज ने कहा तुम ऊंट पे चढ़ करके बकरी चलाने वाले लोग हो, तुम साले बकरी भी चराते हो तो ऊंट पे चढ़ के चराते हो, मेरे जैसे राजा के साथ में तुम ऐसा व्यवहार करते हो, मुझे अपमानित करते हो, तुम्हारा राज स्थापित होने के बाद में मेरी प्रजा का क्या हाल करोगे, तुम्हारे आंदोलन में शामिल होने वाला नहीं। साहू महाराज ने मना किया, साहू महाराज ने मना किया, फुले साहब ने मना किया, बाबा साहब अम्बेडकर के पास में लाला लाजपत राय को भेजा, बाबा साहब ने उनको मना किया। मगर हमारे लोग, बाबा साहब की बात करने वाले लोग, फुले साहब की बात करने वाले लोग कांग्रेस को सिर पे बिठा के रखे हैं, हर बार उसकी सरकार बनाते हैं और नाम बाबा साहब का लेते हैं। बाबा साहब ने तो कहा है, लिखा है, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, सवाल खड़ा किया। ये बर्निंग हाउस है, जलता हुआ घर है, इसमें जो भी शामिल होगा वो राख हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इतना तक कहा उन्होंने। हमने राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा का विषय बनाया है। राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके घूम रहा है ना, ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आप कांग्रेस को जिताओ, इंडिया गठबंधन को जिताओ, वो राहुल गांधी ऐसा कहते कहते SC ST के लोगों का ध्रुवीकरण किया, वोटों को पोलराइज करने के बाद में अभी स्ट्रॉन्ग का पोजीशन बन गया। तो अब हमारी ये मांग है राहुल गांधी से कि तुम बाबा साहब के
संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात करते हो, बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कांग्रेस ने कराई, ये जग जाहिर हो चुका है। और हत्या कांग्रेस के जमाने में हुई, उसके लिए बकायदा डीआईजी सक्सेना आयोग का गठन हुआ, उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हुई। कांग्रेस ने आज तक उसको खुलासा क्यों नहीं किया? उसको खुलासा करो। ये अभी हम लोग राष्ट्रीय डिवीजन में बहुत ज्यादा विस्तार के साथ में उस पर बात रखने वाले हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ये बीएमपी की भूमिका की बात कर रहे हैं, ये विषय बनाया है, कांग्रेस के बारे में समझा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लो एम इज क्राइम बट फेलियर इज नॉट क्राइम। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का कथन है। जिंदगी का छोटा लक्ष्य रखना अपराध बताया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। बड़ा लक्ष्य रखो, बड़ी सोच रखो, भले ही उस लक्ष्य की प्राप्ति में आप फेल हो जाओ, हम रहे ना रहे, मगर लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। जिनका लक्ष्य ही केवल एमएलए एमपी बनने का है, वो देश की व्यवस्था पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? लक्ष्य ही केवल एमएलए एमपी बनने के लिए क्या मेरिट चाहिए? क्या मेरिट चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई है वो मेरिट। ज्वाइंट इलेक्टोरेट से जो पैदा हुए लोग हैं, वो स्टूल ऑफ द कास्ट हिंदूज, स्टूल ऑफ द कास्ट हिंदूज, ड्राइव इन कैटल, ये है मेरिट उनकी। यानी सवर्ण जाति के लोगों के, कांग्रेस पार्टी के लोगों के, बीजेपी के लोगों के टूल स्टूज उनके औजार हैं, उनके पिट्ठू है, पिछलकू है, आंखें जाने वाले जानवर के समान है। ये है मेरिट बस केवल। जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से चुने हुए लोग हैं पुनाम एक्ट के द्वारा, और वही तो एससी एसटी के जो तथाकथित लोग हैं वो कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई मेरिट की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी आप गुलामी करो, हाँ जी करो, रीढ़ विहीन हो जाओ, बस सांसद बन जाओगे, विधायक बन जाओगे। बन के क्या कर लोगे? संसद मार्ग पर संविधान की प्रतियों को जलाया गया उग्रवादियों के द्वारा। राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट का आदमी, प्रधानमंत्री बैकवर्ड क्लास का आदमी, इतने सारे सांसद 131 एससी और एसटी के चुन के गए ज्वाइंट इलेक्टोरेट से। सब कुछ होने के बाद भी संविधान की प्रतियों को जलाया गया, और बीजेपी के लोग तो उससे और एक ज्यादा आगे। अभी दोबारा में दूसरी सरकार में, अभी ये तीसरी है, ये तीसरी सरकार में तो चुनाव के वक्त में बीजेपी के गुंडे खुल्लम खुल्ला ये कह रहे थे कि आप 400 पार कराओ, हम देश के संविधान को ही बदल देंगे। तो जिस संविधान की शपथ ले रहे हो, कसम खा रहे हो, नामांकन फॉर्म भरते समय भी वो शपथ लेनी पड़ती है, चुनने के बाद में, विधायक बनने के बाद भी वहां जाके असेंबली में शपथ लेनी पड़ती है, उधर जाकर के जब मिनिस्ट्री मिलती है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, फिर शपथ लेनी पड़ती है मंत्रालय लेने के बाद में भी, और उसी संविधान को बदलने की खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं। तो ये संविधान द्रोही लोग नहीं है। जो संविधान द्रोही है वो देशद्रोही है, और देशद्रोही की सजा क्या होती है? फांसी। आने वाले समय में बीएमपी की जब सरकार बनेगी तो ये रिकॉर्ड में है सारा, फांसी छोड़ेंगे नहीं। लक्ष्य महान होना चाहिए, हमारा लक्ष्य छोटा नहीं है, बड़ा है। अभी लोग क्या सोचते हैं, मेहसाब साहब को 2 सीट कांग्रेस दे रही थी, राज्यसभा दे रही थी, बीजेपी के लोग किसी से कैसे भी करके आना चाहिए। ये हमारे जो सीनियर लोग हैं उनकी भी सोच नहीं, गठबंधन होना चाहिए, सीट निकलनी ही चाहिए। हमारे महापुरुषों ने, अगर कांग्रेस का भी यही लक्ष्य होता कि अंग्रेज लोग भारत में कायम रहे,
बस हमको झूठन देते रहे, हमको व्यवस्था देते रहे छोटी मोटी, ये नहीं था। और इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया। 1885 से लेकर के 1947 तक, अंतरिम सरकार बनने तक 2 सितंबर 1946 तक, नेहरू के प्रधानमंत्री बनने तक कितनी साल होती है मालूम है आपको? 1946 सितंबर, और 15 साल उधर, 46 प्लस 15 कितना हुआ? 61 साल। 61 साल तक कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा किया, SC ST OBC का लोगों का साथ सहयोग लिया, और लास्ट में आकर के गांधी ने नारा दिया 9 अगस्त 1942 को, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कुछ भी करो मगर अभी भारत से अंग्रेजों को भगाना होगा। सोच बड़ी थी, केवल सत्ता तक नहीं थी। बीजेपी के लोग नॉन इशू को इशू बनाते रहे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। मकसद राम मंदिर बनाना नहीं था उनका, मकसद देश की सत्ता पर काबिज होना था। और अभी हमारे लोग हमको सलाह देते हैं, अरे एक सीट से आ गया, आप लोग 10 साल से पार्टी चला रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ पता है आप लोगों को? हमारे कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या है मालूम है? सारे देशव्यापी ताकत 10-12 साल में, 2012 से लेकर के 2024 तक 12 साल होती है, 12 साल में राष्ट्रव्यापी पार्टी खड़ी कर दी। भारत में कोई भी पार्टी नहीं है आपके मुकाबले आज की तारीख में। बताओ, आपके गुजरात में कोई पार्टी है SC ST की क्या, OBC की, माइनॉरिटी की? कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, नागनाथ सापनाथ, राजाराम सीताराम, यही तो है। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर में भारत का सबसे बड़ा राज्य था, मानवर काशीराम साहब ने एक पहल किया, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाई। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाई, लेकिन उनकी हत्या होने के बाद अभी 0 पे खड़ी है।